फिल्म की शुरुआत जापान से होती है, जहां लाल चंदन की लकड़ियों से भरे हुए कंटेनर शिप के जरिए पहुंचते हैं। इन कंटेनरों के साथ पुष्पा भाऊ भी मौजूद हैं। जैसे ही जापानियों को यह मालूम पड़ता है, वो पुष्पा भाऊ को पकड़ लेते हैं और उल्टा लटका देते हैं। लेकिन पुष्पा किसी का गुलाम बनने वालों में से नहीं है। वो किसी तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। यही पता चलता है कि जापानी व्यापारियों ने पुष्पा से लकड़ियां तो ले ली थी, लेकिन कई दिनों से पैसे नहीं दिए थे। यही वजह थी कि पुष्पा खुद यहां आया था। फाइट के दौरान पुष्पा घायल हो जाता है और समुद्र में गिर जाता है। पानी में गिरते ही सीन बदलता है और हमें एहसास होता है कि यह महज एक सपना था। असलियत में पुष्पा अब लाल चंदन की तस्करी करने वाले सिंडिकेट का लीडर बन चुका है। पूरे कारोबार का संचालन वही करता है। लकड़ियां कहां जाएंगी, किसे भेजनी है, ये सब पुष्पा ही तय करता है। उसके नाम से लोग खौफ खाते हैं, लेकिन उसकी सफलता ने दुश्मनों की एक लंबी लाइन ही खड़ी कर दी है। उनमें सबसे बड़ा दुश्मन है आईपीएस धनवा सिंह शेखावत। पुष्पा ने पिछली फिल्म में उसकी ऐसी बेइज्जती की थी कि शेखावत अब बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो एक प्लान बनाता है और मजदूर के वेश में पुष्पा के लोगों के साथ जंगल में लाल चंदन काटने चला जाता है। जब मौके पर पहुंचता है तो सारे मजदूर को घेर लेता है और पुष्पा के 230 मजदूरों को गिरफ्तार कर लेता है। जिसके बाद एंट्री होती है पुष्पा भाऊ की, जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर शेखावत मौजूद नहीं था। पुष्पा का मकसद सभी मजदूरों को छुड़ाना नहीं था, बल्कि वो सिर्फ सीनू को लेने आया था, क्योंकि आज उसकी शादी थी। सीनू को देखकर पुष्पा का खून खौल उठता है। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। फिर जब उसने अपने बाकी मजदूरों को देखा तो वो आग बबूला हो गया। गुस्से में पुष्पा पुलिस वालों से कहता है, तुमने इन पर हाथ उठाया है, मतलब तुमने पुष्पा पर हाथ उठाया है। अब ये सभी मेरे साथ जाएंगे। पुलिस वाले डरकर कहते हैं, अगर आप इन्हें ले जाएंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। पुष्पा जवाब देता है, आज से तुम्हारे रिटायरमेंट तक जितना भी पैसा तुम जोड़ने वाले हो, उन सारे पैसों को वो देगा। मतलब कि आज तुम्हारा रिटायरमेंट हो रहा है, पुष्पा उन सभी का रिटायरमेंट कर देता है। जब शेखावत पुलिस स्टेशन लौटता है तो उसे एहसास होता है कि पुष्पा ने सारे पुलिस वालों को खरीद लिया है। उसका गुस्सा अब और बढ़ जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं श्रीवल्ली मंदिर में पूजा करने जाती है। वो भगवान की मूर्ति के लिए गहने और मुकुट लेकर गई थी, लेकिन वहां पुष्पा का सौतेला भाई मुरली पहले से मौजूद था। मुरली हमेशा श्रीवल्ली को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है, तुम्हारे पास अपना सरनेम है, अपना गोत्र है। श्रीवल्ली इन बातों को सह लेती है, लेकिन मुरली की बेटी कावेरी उनकी इज्जत करती है। वो श्रीवल्ली को चाची बुलाती है और उनके साथ रिश्ता निभाना चाहती है। दूसरी ओर पुष्पा और उसके खास साथी सिद्धप्पा मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं। श्रीवल्ली पुष्पा से कहती है, जब सीएम से मिलोगे तो उनके साथ एक फोटो जरूर खिंचवाना, उसे फ्रेम करवाकर हॉल में लगाऊंगी। पुष्पा मुस्कुराकर वादा करता है, लेकिन जब वो सीएम से मिलता है तो हालात बदल जाते हैं। भले ही पुष्पा मुख्यमंत्री को फंडिंग देता है, लेकिन सीएम उसके साथ फोटो खिंचवाने से इनकार कर देता है। ये अपमान पुष्पा के दिल में गहरा असर छोड़ता है। वो समझ जाता है कि ताकत और पैसा सब कुछ नहीं होते, इज्जत कमाने के लिए कुछ और ही करना पड़ता है। मुख्यमंत्री के साथ फोटो न खिंचवाने की घटना पुष्पा के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। बाहर निकलते ही वो सिद्धप्पा से कहता है, अगर तुम मुख्यमंत्री होते तो क्या तुम भी मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाते? सिद्धप्पा मुस्कुराते हुए जवाब देता है, पुष्पा, मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, तेरे साथ फोटो जरूर खिंचवाऊंगा, क्योंकि तू मेरा भाई है। पुष्पा कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, फिर गंभीरता से कहता है, तो फिर सीएम बनने की तैयारी शुरू कर दो। सिद्धप्पा चौंकता है और पुष्पा से सवाल करता है, इतनी बड़ी बात कह रहे हो, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? पुष्पा मुस्कुराते हुए सीधे पूछता है, सीएम बनने के लिए कितना पैसा चाहिए? सिद्धप्पा थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब देता है, कम से कम 1000 करोड़। पुष्पा कहता है, मैं तुम्हें 5000 करोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त है, मुख्यमंत्री सिर्फ तुम बनोगे। सिद्धप्पा पुष्पा के इस बड़े फैसले से हैरान हो जाता है, लेकिन पुष्पा के पास एक ठोस योजना होती है। वो सिद्धप्पा को निर्देश देता है कि सेंट्रल मिनिस्टर से मिलो। पुष्पा सेंट्रल मिनिस्टर के पास एक शानदार सोफा भिजवाता है, जिसमें 225 करोड़ रुपए छिपे हुए थे। सिद्धप्पा जब ये सब देखता है तो वो पुष्पा को समझाने की कोशिश करता है, इतना पैसा बहाना सही नहीं है, हमें संभल कर चलना होगा। 5000 करोड़ ऐसे ही नहीं कमाए जाते। लेकिन पुष्पा कहता है, और पुष्पा नेशनल नहीं इंटरनेशनल हो गया है। वो लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी को विदेशी बाजार में ले जाने की योजना बना। पुष्पा बताता है कि पहले वो मुर्गन को लकड़ियां बेचता था, जहां उसे हर टन पर सिर्फ 1 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन अगर यही लकड़ियां वो विदेशों में बेचता है तो उसे हर टन पर 2 से 5 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। पुष्पा तुरंत ही विदेश जाता है और एक बड़े बिजनेसमैन से मुलाकात करता है।
वो 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों की डील करता है, जिसके बदले में उसे 5000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। ये डील पूरी करने के लिए पुष्पा अपने पूरे सिंडिकेट को सक्रिय कर देता है। वो आदेश देता है, मुझे हर कोने से लाल चंदन चाहिए, 2000 क्विंटल लकड़ियां जुटानी है। सिंडिकेट के सभी सदस्य पूरी ताकत से काम में जुट जाते हैं। लेकिन इसी बीच मंगल सीनू और उसकी पत्नी को पुष्पा की योजना का पता चल जाता है। मंगल सीनू, जो खुद सिंडिकेट का अध्यक्ष बनना चाहता है, यह खबर शेखावत तक पहुंचा देता है। वो शेखावत को सुझाव देता है कि सिंडिकेट के सदस्यों को डराकर और धमकाकर इस योजना को रोक दे। बंबर सिंह शेखावत, जो पहले ही पुष्पा से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, तुरंत हरकत में आ जाता है। वो सभी चेक पोस्ट पर कड़ी नाकाबंदी करवा देता है। इसी दौरान एक ट्रक जो लाल चंदन से भरा होता है पकड़ा जाता है। शेखावत मौके पर पहुंचता है और बिना किसी दया के ट्रक को जला देता है। इस घटना से भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता। जब सिंडिकेट का एक सदस्य वहां सफाई देने पहुंचता है तो शेखावत उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। इस घटना के बाद पूरा सिंडिकेट सहम जाता है। मंगल सीनू और उसके समर्थक पुष्पा को सिंडिकेट के प्रेसिडेंट पद से हटाना चाहते हैं। उनके अनुसार अगर पुष्पा और भंवर सिंह के बीच की दुश्मनी खत्म नहीं हुई तो भंवर सिंह बाकी सदस्यों को भी इसी तरह मारता रहेगा। लेकिन सिद्धप्पा को अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था। वो इस बात को किसी भी कीमत पर होने नहीं देना चाहता। सिद्धप्पा सीधे भंवर सिंह के पास पहुंचता है और उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। वो भंवर सिंह को एक बड़ी रकम 10 करोड़ रुपए की पेशकश करता है। लेकिन भंवर सिंह की आंखों में बदले की आग थी। वो कहता है, उस रात उसने मुझे नंगा दौड़ाया था। ये जख्म मैं कभी नहीं भूल सकता, चाहे कुछ भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सिद्धप्पा समझाता है, अगर पुष्पा तुम्हारे सामने माफी मांगे तो क्या तुम उसे माफ कर दोगे? भंवर सिंह थोड़ा सोचता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, अगर वो माफी मांगे तो मैं उससे छोड़ दूंगा, लेकिन ये सबके सामने होना चाहिए। पार्टी का आयोजन होता है जहां सबकी नजरें पुष्पा पर टिकी होती हैं। सभी सोच रहे थे कि क्या पुष्पा, जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, आज झुकेगा। पुष्पा ने सिंडिकेट, श्रीवल्ली और सिद्धप्पा की बात मानी। शराब के नशे में धुत होकर वो भंवर सिंह से सबके सामने माफी मांग लेता है। उसकी आवाज कमजोर थी, मानो उसका आत्मसम्मान टूट गया हो। भंवर सिंह के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। उसने इस माफी को रिकॉर्ड कर लिया और बार बार सुनने लगा, जैसे उसने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद पुष्पा का गुस्सा और अपमान उसके भीतर फूटने लगता है। उसे अपनी शक्ल आईने में देखने तक में घृणा होती है। वो बौखलाकर अपनी कार घुमाता है और पार्टी में वापस लौटता है। पार्टी से निकलने वाला भंवर सिंह अपनी कार में बैठने ही वाला था कि तभी पुष्पा अपनी गाड़ी पूरी रफ्तार से लाता है और भंवर सिंह की कार को जबरदस्ती टक्कर मारता है। भंवर सिंह सीधे स्विमिंग पूल में गिरता है। इससे पहले कि वो संभल पाता, पुष्पा स्विमिंग पूल के पास पहुंचता है और खुलेआम उसके सामने पेशाब करता है। पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। भंवर सिंह को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। पुष्पा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, पुष्पा एक ब्रांड है, ये किसी के सामने नहीं झुकता। पुष्पा भंवर सिंह को चुनौती देता है, मैं 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियां देश से बाहर ले जाऊंगा। अगर एक भी लकड़ी तेरे हाथ लग गई तो मैं जिंदगी भर मजदूरी करूंगा। भंवर सिंह के अंदर भी आग लग जाती है। वो चुनौती स्वीकार करता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर सारे चेक पोस्ट बंद करवा देता है। हर सड़क पर पुलिस की कड़ी निगरानी थी। लेकिन पुष्पा कोई साधारण खिलाड़ी नहीं था। वो रास्ते खोजने में माहिर था। भंवर सिंह को पता चलता है कि जिस नदी के ऊपर पुल है वो नदी पूरी तरह सूखी हुई है, क्योंकि गर्मी का मौसम था। उसे शक होता है कि पुष्पा अपने ट्रकों को इन्हीं नदियों के रास्ते से निकाल रहा है। भंवर सिंह तुरंत हरकत में आता है। पुलिस की जीपें नदियों के किनारे दौड़ने लगती हैं। वो ट्रकों को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पुष्पा अपनी चालाकी और तेजी से उनकी पकड़ से बचता रहता है। भंवर सिंह अपनी बड़ी शॉटगन के साथ पुष्पा के ट्रकों पर हमला करता है। गोलियों की आवाज जंगल में गूंजती है। कटलेट, जो उस समय मौके पर था, तुरंत पुष्पा को फोन कर सारी स्थिति बताता है। पुष्पा कहता है, कटलेट, किसी भी कीमत पर लोगों की जान बचानी है। सारे ड्राइवरों को वहां से निकालो। लकड़ियों से ज्यादा मेरे लोगों की जान कीमती है। कटलेट पुष्पा की बात मानकर ड्राइवरों को सुरक्षित निकाल लेता है, लेकिन भंवर सिंह लकड़ियों से भरे ट्रकों को जब्त कर लेता है और मीडिया में इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। मंगल सीनू और उसकी पत्नी ने तो मानो जश्न मना लिया था, लेकिन जब मालूम पड़ता है कि वो लकड़ियां असली लाल चंदन नहीं बल्कि साधारण लकड़ियां थी, तभी पुष्पा की तरफ से भंवर सिंह के पास एक फूल भेजा जाता है। पुष्पा का संदेश था, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं है, रे वाइल्ड फायर है। पुष्पा अपनी पूरी फैमिली के साथ काली माता के महोत्सव में जाता है। इसी बीच श्रीवल्ली को चक्कर आने लगते हैं।
डॉक्टर से पता चलता है कि शिवल्ली प्रेग्नेंट है। यह सुनकर पुष्पा काली माता के गेटअप में वो पूरे जोश और ऊर्जा के साथ तांडव करता है और वो कहता है, मुझे बेटी चाहिए माँ, क्योंकि अगर लड़का हुआ तो उसे मेरे सरनेम का बोझ उठाना पड़ेगा, बेटी होगी तो वो एक नई पहचान के साथ जाएगी। इसी बीच कुछ गुंडे उसकी भतीजी कावेरी के साथ बदसलूकी करते हैं। गुस्से से भरा पुष्पा उन गुंडों से भिड़ जाता है। ये सारे एक्शन सीक्वेंस बहुत ही कमाल के थे, क्योंकि सारे एक्शन इमोशन से भरे थे। लड़ाई के बाद मुरली वहां आता है और अपने तीखे शब्दों से पुष्पा को चोट पहुंचाता है। वो कहता है, तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम हमारे साथ हो जाओगे? तुम हमेशा अनाथ थे और अनाथ ही रहोगे। तुम्हें कोई नाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर श्रीवल्ली रोने लगती है। उसने मुरली को कड़ी फटकार लगाई। बाद में कावेरी के साथ जिन लोगों ने बदतमीजी की थी, उन लोगों को मुरली ने अधगंजा करवा दिया था। अब आगे हम देखते मंगल सिंह उसकी पत्नी और भंवर सिंह मुख्यमंत्री के पास जाते हैं। वो कहते हैं, अगर ये लाल चंदन की लकड़ियां बॉर्डर पार हो गई तो पुष्पा को इतना पैसा मिलेगा कि आपकी गद्दी तक हिल जाएगी। मुख्यमंत्री तुरंत आदेश देता है कि इन लकड़ियों को हर हाल में रोक दिया जाए। पुष्पा ने लकड़ियों को श्रीलंका भेजने के लिए रामेश्वरम के रास्ते चुना था, जहां से श्रीलंका सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। भंवर सिंह अपनी पूरी ताकत और टीम के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन पुष्पा ने चालाकी से ट्रकों को पानी के जहाजों के नीचे छुपा दिया था। भंवर सिंह और उसकी पुलिस टीम लाख कोशिशें करती हैं, लेकिन नाकाम रहती हैं। जब लकड़ियां सफलतापूर्वक पार हो जाती हैं तो पुष्पा को 5,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। वो पूरी रकम सोफे में छुपाकर सभी विधायकों को भेज देता है। यह देखकर भंवर सिंह की स्थिति और खराब हो जाती है। उसने सब कुछ खो दिया था, सम्मान, मौका और अपनी नौकरी। आखिरकार भंवर सिंह पुष्पा के सामने पूरी तरह पराजित हो चुका था। उसकी योजना, उसका रुतबा और यहाँ तक कि उसका आत्मविश्वास भी टूट चुका था। अपनी हार से बौखलाकर, शराब के नशे में धुत होकर उसने नकली लाल चंदन की लकड़ियों को आग लगा दी, लेकिन नशे और लापरवाही के कारण धमाके में खुद ही खत्म हो गया। हालांकि उसकी डेड बॉडी को बताया नहीं गया है। इस पल ने साफ कर दिया था, पुष्पा अब सत्ता का केंद्र बन चुका था। राज्य की राजनीति से लेकर अपराध जगत तक हर कोई अब पुष्पा की ताकत को महसूस कर रहा था। जैसा कि पुष्पा ने वादा किया था, सिद्धप्पा मुख्यमंत्री बना। इस दिन को खास बनाने के लिए सिद्धप्पा खुद पुष्पा के घर आए। इस मुलाकात में सिद्धप्पा ने शिवल्ली से कहा, तुम्हारी तस्वीर और पुष्पा की योजना के बिना यह संभव नहीं था। यह दिन और भी खास इसलिए था क्योंकि यह शिवल्ली का जन्मदिन था। परिवार ने इसे एक छोटे से जश्न में बदल दिया, लेकिन इस खुशी के पीछे राज्य के लोग अब समझ चुके थे कि असली सत्ता मुख्यमंत्री के पास नहीं, बल्कि पुष्पा के हाथों में है। खुशियों के बीच अचानक तूफान आ गया। मुरली की पत्नी रोते हुए पुष्पा के पास आई और बताया कि उसकी भतीजी कावेरी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने 2 करोड़ रुपए की मांग की और धमकी दी कि पैसे न मिलने पर वे कावेरी की हत्या कर देंगे। ये सुनते ही पुष्पा का खून खौल उठा। वह सीधा न्यूज चैनल पर लाइव गया, सुनो, मेरी कावेरी को कुछ हुआ तो मैं रप्पा रप्पा करके सबको खत्म कर दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। अगर उसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे लिए माफी मांगने का भी वक्त नहीं दूंगा। ये चेतावनी केवल अपहरणकर्ताओं तक नहीं, बल्कि पूरे देश तक पहुंची, सेंट्रल मिनिस्टर और मुख्यमंत्री सिद्धप्पा तक भी। लेकिन जब पुष्पा को पता चला कि ये हरकत सेंट्रल मिनिस्टर के भतीजे की है, तो उसने साफ शब्दों में कह दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन किसका भतीजा है, मेरी कावेरी मेरी जिम्मेदारी है, बाकी सब भाड़ में जाएं। सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा पुष्पा को अकेले बुलाने की शर्त रखता है। पुष्पा बिना डरे अकेले हेलीकॉप्टर से उनके अड्डे पर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही सबसे पहले तो वो शॉटगन से फायर करता है। लेकिन बाद में मिनिस्टर का भतीजा पुष्पा से कहता है कि तेरी भतीजे के ऊपर भी गन पॉइंट है, इसलिए तुझे थोड़ा ठंडा रहना पड़ेगा। तो यहाँ पुष्पा उन्हें गन दे देता है और बाद में ये लोग पुष्पा को बुरी तरह से मारने लगते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि पुष्पा के हाथ बंधे रहने के बावजूद ये कमाल कर सकता है और सभी को बुरी तरह से मार भी सकता है। इसलिए इस बार वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं और फिर वो लोग कावेरी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। यही पल हाँ, जब पुष्पा का गुस्सा अपने चरम पर पहुंचा, वह रस्सियों को तोड़ता है और एक एक करके दुश्मनों पर टूट पड़ता है। वह दुश्मनों को दांतों से काटता है, हवा में छलांग लगाते हुए दुश्मनों को धूल चटाता है। यह केवल लड़ाई नहीं, बल्कि एक संदेश था कि कोई भी उसकी कावेरी को छूने की हिम्मत न करे। पुष्पा ने सेंट्रल मिनिस्टर के भतीजे और भाई को खत्म कर दिया। ये खबर सुनते ही मिनिस्टर का गुस्सा और दर्द चरम पर था। इस उथल पुथल के बीच एक ऐसा पल आता है जो दिल को छू लेता है। एक दिन पुष्पा के घर पर मुरली आता है। उसकी आंखों में पश्चाताप साफ झलक रहा था। वह पुष्पा और पूरी फैमिली से माफी मांगते हुए कहता है, भाऊ, मुझे समझ आ गया है कि असली परिवार कौन होता है। मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं सही करने आया।
वह कावेरी का शादी का कार्ड पुष्पा को थमाते हुए बताता है, कावेरी ने मुझसे कहा है कि अगर पुष्पा भाऊ शादी में नहीं आए तो वो मंडप में नहीं बैठेगी। तभी शिवल्ली उसे कार्ड दिखाती है और कहती है, देखो सारे कार्ड में माँ के नाम के साथ तुम्हारा भी नाम लिखा है। ये सुनते ही पुष्पा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने खुद को हमेशा अकेला समझा था, लेकिन इस पल में उसे एहसास होता है कि कावेरी ने उसे पिता का दर्जा दिया है। ये ऐसा प्यार और सम्मान था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। भीड़ जुट जाती है, लेकिन हर कोई चुप रहता है। पुष्पा को ऐसे रोते हुए किसी ने नहीं देखा था। पुष्पा अपनी पूरी फैमिली के साथ कावेरी की शादी में पहुंचता है। शादी में सब कुछ ठीक हो चुका था। रिश्ते जो टूट गए थे फिर से जुड़ चुके थे। मुरली और पुष्पा के बीच जो दीवार खड़ी थी वह अब गिर चुकी थी। शादी में हर कोई एक दूसरे को माफ कर चुका था। यह सिर्फ शादी नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। दूसरी तरफ मिनिस्टर अपने भाई और भतीजे की मौत से पूरी तरह बिखर चुका था, लेकिन अचानक उसके घर पर एक अजनबी आता है। उसके हाथ में एक पार्सल था। मिनिस्टर उसे जैसे ही खोलने की कोशिश करता है, पहाड़ी से एक धमाका होता है। पूरा घर हिल जाता है। फिल्म का अंत इस धमाके के साथ होता है। कैमरा धीरे धीरे पहाड़ी की ओर जाता है, लेकिन यह नहीं दिखाया जाता कि वहां कौन था। लेकिन पुष्पा 3 का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिसका नाम है पुष्पा 3 दे रैम्पेज। ये कहानी केवल लड़ाई और जीत की नहीं थी, ये परिवार, प्यार और माफी के महत्व की भी थी। पुष्पा ने अपने दुश्मनों को खत्म किया, लेकिन सबसे बड़ी जीत उसने अपने दिल में हासिल की। यह फिल्म दर्शकों के लिए एक यादगार सफर थी। पुष्पा की ताकत ने हर किसी को यह सिखाया कि जब परिवार साथ हो तो हर जंग जीती जा सकती है।